पटना हाईकोर्ट इंक्लूडिंग और जो उत्तराखंड और बाकी जो हाईकोर्ट के कुछ निर्णय थे सबको सेटिसाइड करते हुए यह कह दिया कि नहीं, जो एनसीटी का ओरिजिनल जो 2010 का नोटिफिकेशन है इसमें 2 साल रेगुलर कोर्स वाले जो डीआईईडी वाले हैं वही वैलिड है। ये एनआईओएस वाले वैलिड डिग्री नहीं है उस शिक्षक के लिए। तो क्योंकि एनसीटी ने उसको अप्रूव कर दिया ना, भले गलत अप्रूव किया, क्योंकि कहता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर गलत है अगर रूल और एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये नोटिफिकेशन निकालने का शक्ति उनके पास में नहीं होता है, तो वो तो गलत वहां पर हुआ, लेकिन निकाल तो दिया। अब बहाली नहीं कर पाएगी एनआईओएस वाले को, नहीं कर पाएगी, साफ एकदम स्पष्ट, एकदम साफ, अब नहीं कर पाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, डीएलएड 2 तरह का होता है, एक 2 साल का रेगुलर वाला डीएलएड और एक दूसरा 18 महीने का डेस्टिन्ड मोड वाला डीएलएड। आपको मालूम है कि ये वाला डीएलएड एनआईओएस कराता है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, जिसने कोहराम मचा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है एनआईओएस को लेकर, जिसने हंगामा मचा दिया है। वकील साहब, पूरा मामला क्या है? देखिए, इस फैसले में जाने से पहले थोड़ा पृष्ठभूमि में हम जाना चाहेंगे तो समझ में आएगी बात। पहले ये 2002 में संविधान का 86th अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन हुआ। उसमें राइट टू एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मैंने क्लास 8 तक के एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार, हर आदमी का मौलिक अधिकार है, फ्री एजुकेशन मिलेगा उसको, किसी को पैसे नहीं लगेंगे। और उसको कहा कि वो मौलिक अधिकार में डाल दिया, हर नागरिक का राइट हो गया। उसके बाद उसमें 6 से 14 साल के बच्चे का तो 1 से 5 तक क्लास होता है, बाकी 6 से 8 तक क्लास तो उससे बड़े बच्चों का है। तो उसके बाद एक एक्ट बना, 2002 में बना था, आपको ये अमेंडमेंट आया और उसमें एक बाद में एक्ट बना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट बना। इस एक्ट में जो नोडल संस्था है उसके सेक्शन 2J में कहा गया कि एनसीटी वो संस्था होगी जो टीचर्स के एलिजिबिलिटी की योग्यता को निर्धारित करेगी। ठीक है। एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, वो उसको निर्धारित करेगी। उसने 23/8/2010 को एक नोटिफिकेशन जारी उससे निकाल दिया अपने ऑर्डर में। ऑर्डर में कह दिया कि भाई जो इसके जो उसका रूल था, एनसीटी अपना रूल निकाला, उस रूल में कहा कि जो इसके प्राथमिक शिक्षक होंगे वो 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे, डीपीएड जो रेगुलर कोर्स करेंगे। बिल्कुल जी। और जो बीएड वाले होंगे उनका भी 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है। ये निर्धारित कर दिया। उसका सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में उन्होंने कहा था। रूल 5 था। ठीक है। इसके बाद हुआ ये कि जब एकाएक लाखों लाख शिक्षक बहाल हुए सभी राज्यों में जी, तो उतने ट्रेंड टीचर नहीं थे उपलब्ध मार्केट में, जो लोग थे उपलब्ध नहीं थे। तो उसका कहा कि वे आउट खोजा जाए। तो उस समय बहुत शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक, जो बिना किसी ट्रेनिंग के ही उनको बहाल कर दिया गया। तो बिना ट्रेनिंग के बहाल कर दिया गया, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, चूँकि उनको कहा ये तो जो एनसीटी का रूल है उसके हिसाब से क्वालिफाइड है नहीं। तो हुआ कि भाई इतने लोग अपॉइंट हो गए, 5, 6, 7 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या रास्ता है। तो उसके लिए एनआईओएस जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, उसके यहाँ से उन्होंने एक प्रपोजल डाला कि हम इनको 18 महीना का ओपन स्कूल ट्रेनिंग दे देंगे और 6 महीना जो फील्ड ट्रेनिंग, जो स्कूल में टीचिंग का ट्रेनिंग होता है, वो इनको हम एग्जम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, वो एग्जम्प्ट कर देते हैं। 18 महीना का जो हम वो, चूँकि देखिए एनआईओएस और ये एनसीटी दोनों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है, एक ही मंत्रालय में दोनों विभाग आता है, लेकिन संस्था अलग अलग है। एनसीटी अलग है और वो एनआईओएस अलग है। तो उसमें जब बना के उसमें एनसीटी ने उसको अप्रूवल भी दे दिया, लेकिन वो था 1 टाइम विंडो, एक बार का समय था। जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं उस समय 2017, बाद में 2019 तक कहा गया, 31/3/2019 तक जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं उनको 1 टाइम विंडो दिया गया कि आप एनआईओएस से
कहीं से आप ट्रेनिंग 18 महीना का कर लीजिए और 6 महीना आपको हम एग्जम्प्ट कर देंगे और आपका नौकरी बहाल रह जाएगा। बहाल रहेगा, बिल्कुल। इसके बाद जब बिहार के ही किसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक चिट्ठी भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ठीक है। कि क्या NIOS वाले क्वालिफाइड हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो वहाँ से जो रिप्लाई आया सेक्रेटरी का, उसने कहा कि नहीं, अच्छा। ये तो हमने वन टाइम विंडो दिया था, जी जी जी। परमानेंटली हमने नहीं दिया था। अब जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनको 2 साल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस निर्णय के विरुद्ध में पटना हाईकोर्ट में केस हुआ जिसका नाम था संजय यादव वर्सेज स्टेट ऑफ, संजय यादव के अलावा 200-300 लोग और थे, 200-300 लोग और भी थे। अच्छा। उन लोगों ने दिया और एक रीट फाइल किया जी जी। और रीट में बहस चली और बहस में जस्टिस प्रभात कुमार झा ने कहा कि भाई जब एक बार आपने अप्रूव कर दिया और लोग उसको कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ भी है। उसने अप्रूव किया था वन टाइम विंडो जो एग्जिस्टिंग पर टीचिंग जो ऑलरेडी इन सर्विस थे उनके लिए, फर्दर के नहीं, फ्रेश कैंडिडेट, थोड़ा सा फाइन डिफरेंस था जिस बात को अंडरस्टैंडिंग में यहाँ प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको भी पार्टी बनाया गया था, इनका ये ऑर्डर गलत है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसको सेटिसाइड कर दिया। ये ऑर्डर निकला 21/1/2020 को। अच्छा। उसके बाद जी। आपको ये NCT ने 6 जनवरी 2021 लगभग 1 साल के बाद, लगभग कुछ से कुछ कम दिन में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो पटना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन सारे सेक्रेटरीज ऑफ जितने भारत सरकार के स्टेट सबको कह दिया कि NIOS द्वारा जो 18 महीना का ट्रेनिंग का जो शेड्यूल वहाँ किया है वो वैलिड है। ये नोटिफिकेशन निकल गया 6 जनवरी 2021 को। ठीक है, ठीक लोग करते आ रहे थे, सरकार भी मान चुकी थी क्योंकि NCT भी नोटिफिकेशन कर दिया था। बिल्कुल, और हाई कोर्ट ने भी। अब वो जो शिक्षक जो 2 साल ट्रेनिंग कर रहे थे, रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको महसूस हुआ कि तो डिस्क्रिमिनेशन है। हम 2 साल पढ़ते हैं, हम रेगुलर क्लास करते हैं और प्रायर जो ट्रेनिंग टेक्निकल कोर्स होता है वो नॉर्मली ओपन स्कूलिंग सिस्टम में नहीं डाला जाता है। जैसे लॉ भी ओपन स्कूलिंग सिस्टम से नहीं होता है, जैसे मेडिकल भी ओपन स्कूलिंग में नहीं डाला जा सकता। तो उसने कहा कि जो ये कोर्स है, तो ये कोर्स जो हम लोग 2 साल कर रहे हैं तो हमारे बराबर में पैरेलल में कैसे आ गया। तो राइट टू इक्वलिटी जो है जो आर्टिकल 14 इसका तो वायलेशन हो गया कि भाई उसको और हमको बराबर कर दिया गया, तो एकदम बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ वो गए और SLP भी दायर किए, सुप्रीम कोर्ट में गए। SLP के बाद सिविल अपील हुआ और सिविल अपील होने के बाद ये जो परसों जजमेंट आया है जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का, उसमें उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हाईकोर्ट को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि वन टाइम विंडो जो मिला है वो तो उस समय के लिए था, सर्विंग टीचर के लिए था, ये तो फ्रेश के लिए था ही नहीं। और बाद में इन्होंने जो आदेश दे दिया जिसके तहत उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन जो किया NCT ने, देखिए ये फिक्स्ड एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि सरकार का कोई एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन वही निकालेगा जो रूल में या एक्ट में लिखा हुआ है। बिल्कुल। जो एक्ट और रूल में लिखा हुआ नहीं है उसके बियॉन्ड कोई नोटिफिकेशन देना गलत है, इलीगल है। ये एस्टेब्लिश्ड लॉ है। हजारों केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि जो रूल से बाहर आप नहीं जा सकते, स्टैट्यूट से बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन आपने जो कह दिया कि NIOS को हम अप्रूव करते हैं, चूंकि पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है, तो ये ऑर्डर, ये आपका नोटिफिकेशन भी चूंकि रूल के विरुद्ध है, चूंकि रूल तो आपका वही है। रूल जो 23(1) था वो तो ऑलरेडी वहीं कहीं पड़ा हुआ है, रूल में कोई एमेंडमेंट तो आपने किया नहीं। अब नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया, बोला उस रूल के तहत तो वो जो रेगुलर कोर्स वाले हैं वही वैलिड हैं, ये तो इनवैलिड हो गया ये वाला। उसने क्या किया कि पटना हाईकोर्ट इंक्लूडिंग और जो उत्तराखंड और बाकी जो हाईकोर्ट के कुछ निर्णय थे सबको सेटिसाइड करते हुए यह कह दिया कि नहीं, जो NCT का ओरिजिनल जो 2010 का नोटिफिकेशन है जिसमें 2 साल रेगुलर कोर्स वाले जो DIED वाले हैं वही वैलिड है, ये NIOS वाले वैलिड डिग्री नहीं है उस शिक्षक के लिए, वही वैलिड है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई 2021 तक तो कंफ्यूजन तो रहा, कैंडिडेट का इसमें क्या दोष है। जो कैंडिडेट तो भाई कानून बनाने वाले आप हैं, लिखने वाले हैं, या हाई कोर्ट है। जो कैंडिडेट हैं रिसीविंग एंड पर वो आ गए कि वो तो पहले से करते आ रहे थे, उनका क्या होगा। तो जो आदमी हमको, मेरी समझ से जो 28 नवंबर से पहले जो ज्वाइन कर चुके होंगे
उन पर तो हमको लगता है कि लागू ये नहीं होगा, लेकिन जो अब ज्वाइन करेंगे 28 तारीख को उन पर लागू हो जाएगा। अच्छा वकील साहब, ये यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि पटना हाई कोर्ट ने तो कुछ सोच के वो जजमेंट दिया होगा, क्या कुछ उस वक्त देखा गया, कहां पर गलती रह गई, कहां पर चूक हो गई कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया? नहीं, हमने कल बहुत ध्यान से देखा है दोनों ऑर्डर को। अच्छा। एकदम विजिबल मिसअंडरस्टैंडिंग है, विजिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये लिखा है, वो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट हैज टोटली एयर्ड, मतलब बिल्कुल ही सर्वथा गलत है, क्योंकि कोई वन टाइम विंडो अगर दिया गया है सर्विंग टीचर को, उसको इस पर कैसे लागू कर दीजिएगा। और वो जो यहाँ से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो एजुकेशन के थे जिन्होंने लेटर लिखा और जिसके रिप्लाई बोला बिल्कुल वैलिड लेटर था, उसको सेटिसाइड कर करके और उन्होंने NIOS को कैसे उन्होंने वैलिड कर दिया, ट्रेनिंग कोर्स है, तो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा स्पष्ट उसमें दिखाई पड़ रहा है। ऑर्डर तो एकदम देखिए, कल जब हम पढ़ रहे थे तो विजिबली हमें भी लगा कि जब ऑर्डर रूल में नहीं लिखा हुआ कि ये नोटिफिकेशन और उस पर वेरीफाई करना कहीं न कहीं से पता नहीं कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब एक बात और हो गया, 28 तारीख को कह दिया कि वो वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं, वन टाइम वाले के लिए वैलिड था। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है वकील साहब कि जो BPSC TRE 1.0 में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, मतलब अब तो उनका चयन भी हो गया है, सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो क्या अब इस फैसले का उस पर भी असर पड़ेगा? क्या उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी? राज्य सरकार के पास कुछ शक्ति है इसमें दी हुई, राज्य सरकार भी रूल बनाती है और राज्य सरकार उसमें कहाँ क्या करती है देखा जाएगा। लेकिन अगर लॉ के फाइन ट्यूनिंग में अगर हम जाएं तो उन्होंने कहा कि ये वन टाइम विंडो वाले के लिए वैलिड था, और वन टाइम विंडो वाला वो 2019 तक के शिक्षक के लिए ही था, कि जो 2019 तक जो अपॉइंट हुए हैं 31/3/2000, जो पहले शुरू में कहा 3/8/2017 और बाद में कहा कि नहीं 31/3/2019 तक जो अपॉइंट हुए उनको उसने छोड़ दिया था। उसके बाद वालों को उसने कहा कि जो वन टाइम विंडो से बाद वाले हैं उनके ऊपर ये वैलिड हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो जाए, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किया गया है वो यह डिसाइड किया है कि जो सर्विंग टीचर थे जिनको वन टाइम विंडो मतलब एक बार निकलने का रास्ता दिया कि आप एक तरह से निकल जाइए, इसका मतलब ये थोड़े उसी रास्ता को आवागमन का रास्ता बना लीजिए, वो नहीं था रास्ता। तो उसके हिसाब से 2019 के बाद वालों को दिक्कत हो सकती है, राज्य सरकार भी उसको देखेगी, क्योंकि राज्य सरकार को रूल बनाने में पावर, मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो भी DLED वाले हैं और जिन्होंने ये डिग्री जो है NIOS से ली है, मतलब उनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कल जो हमने पढ़ा हमें एकदम ओपनली एकदम जिसको कहा जाए कि अपेरेंटली हमें लगा कि नहीं गलत ऑर्डर हुआ है ये ऑर्डर। क्या उनकी नौकरियां चली जाएंगी वकील साहब, क्या लगता है? अब देखिए वो सर्विंग है, वो अपना मांग लेके फिर जाएंगे कि भाई 28 तारीख को आपने डिसाइड किया, उसके पहले डिसाइड नहीं किया। क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द प्ले हैज बिगन। लेकिन ये तो वहीं से मिस्टेक है, जब उसने वन टाइम विंडो दिया था और सर्विंग टीचर को दिया था, नॉन सर्विंग को नहीं दिया था, लेकिन बीच में एक मामला और आ जाता है कि NCT ने भी नोटिफिकेशन निकाला है, वो 6/1/2021 को निकाल दिया, तो वो नोटिफिकेशन जो अभी काम कर रहे हैं उनके फेवर में जा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर ये जो अभी 28/11/2023 के पहले जो अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर जाएगा तो फिर ये प्लेथोरा ऑफ केसेज फिर पैदा करेगा। उसके बाद वाले में हो सकता है कि वो मामला खत्म हो जाए, लेकिन उसके पहले चूंकि NCT ने उसको अप्रूव कर दिया ना, भले गलत अप्रूव किया, चूंकि कहता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर गलत है अगर रूल और एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, किसी एग्जीक्यूटिव को ये नोटिफिकेशन निकालने का शक्ति उनके पास में नहीं होता है, तो वो तो गलत वहां पर हुआ, लेकिन निकाल तो दिया। आपने सही निकाला, गलत आम जनता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खतरा तो मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ लॉ अभी भी उनके फेवर में है कि NCT ने अप्रूव किया है। नोटिफिकेशन का रूल देखना, एक्ट देखना कैंडिडेट का काम तो नहीं था, उन लोगों का काम था। अब उन्होंने कुछ गलत भी दिया, उस इंप्रेशन में कुछ लोग उसमें आगे बढ़ गए, तो हमें लगता है कि 28/11 के बाद ही एप्लीकेबल होगा। 28/11 से पहले जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अब तो BPSC TRE 2.0 भी इस फैसले का उस पर क्या असर होगा? BPSC क्या करा रही है? BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा अब बहाली नहीं कर पाएगी NIOS वाले को, नहीं कर पाएगी, साफ एकदम स्पष्ट, एकदम साफ, अब नहीं कर पाएगी। पहले अगर जो कर चुकी है
हो सकता है उसको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि उसमें पहले उसमें, लेकिन उसमें भी 50-50 चांसेस है। नहीं, उसमें एनसीटी चूंकि अप्रूवल है ना, जबकि वो गलत है, एकदम टोटली लीगली गलत है, क्योंकि रूल में प्रोविजन तो मतलब उसमें चांसेस है, लेकिन टीआरई 2.0 में तो कोई चांस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल है वकील साहब कि अब इनके पास क्या कुछ ऑप्शन बचता है, क्या विकल्प बचता है? देखिए, ट्रेनिंग तो वही जो 2 साल रेगुलर वाली है, जो एनसीटी ना, भारत सरकार वहाँ एनसीटी के रूल को परिवर्तित चेंज कर दे तो कुछ हो सकता है, या चूंकि उस टेस्ट वो रूल तो बनाई हुई एनसीटी का रूल है, तो एनसीटी के रूल को जो चेंज करने का पावर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और वही कुछ, चूंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर ही एनआईओएस भी आता है और एनसीटी ही आता है, लेकिन ये काम एनसीटी का है, वो एक्सपर्ट बॉडी उसके लिए बनाई गई, उसी का काम है बीएड कॉलेज को और जो डीएड कॉलेज को रिकॉग्नाइज करना, उसके स्टैंडर्डाइज करना, उसके मान्यता देना, सब उसी का काम, एफिलिएशन देना, सब उसी का काम है। तो अगर उसमें रूल में कोई अगर चेंज लाया जाए इन लोगों के फेवर में तो बात अलग होगी, लेकिन आप रूल में चेंज लाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाएगा, क्योंकि जो रेगुलर वाले हैं, तो वो तो हमको लगता है 28 जो कल नवंबर के बाद अगर इफेक्टिव होगा तो केसेस कम होंगे, उसके पहले होंगे तो लोग जाएंगे फिर से मामले में, फिर से जाएंगे कोर्ट। भले नोटिफिकेशन आपका लॉफुल नहीं था, लेकिन लोग नोटिफिकेशन को तो मानेगा ना, सरकार का नोटिफिकेशन था ना, तो वहाँ थोड़ा मामला फंस सकता है। जो पहले पॉइंट हो गए उसका तो हो गया, उनको दिक्कत नहीं होने का चांस है, लेकिन जो 28/11/2023 के बाद अब नहीं हो पाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए, तफसील से बता दिया है कि क्या कुछ हो सकता है और कहां पर पेच फंस सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।